नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमें पढ़ना है, वो है रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे अनमूमन 8 से 10 नंबर तो यूं ही जो है आसान तरीके से आप जो है परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उपसह संयोजक यौगिकों की आईयूपीएसी। इससे काफ़ी बच्चे घबराते हैं, काफ़ी बच्चे डरते हैं, मगर मेरा मानना है कि इस टॉपिक से आपको बिल्कुल घबराना और डरना नहीं है। हालांकि हमें याद तो करना ही होता है हर चीज़ को, ये कहिए कि रटना ही होता है। तो अगर हम रटते हैं तो उसे अगर समझ के रटें तो हमें बेहतर समझ में आएगा। अगर हम हर चीज़ को समझ जाएं तो शायद रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हमें रटने की आवश्यकता है भी तो हम समझ के रटें तो बहुत ही अधिक समय तक, ये कहिए कि हमेशा हमें वो टॉपिक क्या रहेगा, याद रहेगा। तो आइए, इससे पहले मैंने उपसह संयोजक यौगिकों की एक प्राइमरी वीडियो अपलोड की थी। बहुत सारे लोगों ने उस पर बहुत सारे कमेंट्स भी किए थे। अच्छा लगा जानकर कि आप हमारी वीडियो देखते हैं और साथ ही साथ जो है कुछ रिस्पॉन्स देते हैं। और आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही आपका सपोर्ट चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए। और हर वीडियो पे कुछ ना कुछ जो है कैसा आपको वीडियो में और क्या सुधार चाहिए, किस प्रकार का आप जो है अपना वीडियो में इंटेंशन देना चाहते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आपको सुझाव सलाह देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज मैं आपको प्राइमरी तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताऊंगा कि किस प्रकार से उपसह संयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ बोर्ड सेलेक्टेड क्वेश्चन आए हैं जिनके आईयूपीएसी हमें बनाने हैं, तो हम एक एक करके बारी बारी से उन क्वेश्चनों को जो है पढ़ेंगे और उनको बनाएंगे। सबसे पहला जो है हमारे पास आया है K3EFE और CN है। यहाँ पे मैं इसको बड़े ब्रैकेट में कर देता हूँ। यहाँ से K3EFE और ये जो CN है छोटे ब्रैकेट हो जाएगा CN6 है ना, और फिर जो है यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस तरह से हमारा पहला जो है हमारे पास आया है उपसह संयोजी यौगिक, और हमसे कह रहा है कि इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो जैसा हम जानते हैं कि ये देखिए, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु और इसको बोलते हैं लिगेंड्स, है ना। केंद्रीय धातु परमाणु इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं, और इसको आयनिक मंडल बोलते हैं। इसको आयनिक मंडल बोलते हैं, इसको केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं, इसको लिगेंड्स बोलते हैं। अगर कहीं आयनिक मंडल दिया हो तो आयनिक मंडल हमारा प्लस में हो जाता है, और ये हमारा पूरा का पूरा ये जो केंद्रीय धातु परमाणु और ये जो लिगेंड जिनमें होता ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको समन्वय सत्ता बोलते हैं या उपसह संयोजी परिसर बोलते हैं। ये पूरा का पूरा जो है नेगेटिव ही चार्ज हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसमें जितने भी लोग हैं सब नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और लिखने का नाम अगर आयनिक मंडल है तो आयनिक मंडल शुरू करते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम जो है लिगेंड से शुरू करते हैं। तो आयनिक मंडल दिया है, सबसे पहले यहीं शुरू करते हैं। क्योंकि धनायन है तो धनायन में मैंने समझाया था कि ईएम लग जाता है, ईएम। तो देखिएगा K3 को हम लिखेंगे पोटेशियम, क्या लिखेंगे, ईएम लिखेंगे ना, तो लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। अब इसके तुरंत बाद जो है हम आ जाएंगे किस पर, ये जो है हमारा लिगेंड्स है, कितनी बार है, 6 बार। 6 के लिए मैंने समझाया क्या लिखेंगे, हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। उसके बाद क्या है ये हेक्सा, ये है साइनो, क्या है, साइनो। मैंने समझाया था अगर ये ऋणात्मक हो तो उसमें ओ जोड़ते हैं, और धनात्मक हो तो उसमें क्या जोड़ते हैं, ऋणात्मक के लिए ओ जोड़ते हैं और धनात्मक के लिए क्या जोड़ते हैं, धनात्मक के लिए हम जो है ईएम जोड़ते हैं, IEM। यहाँ पे देखिए मैंने जोड़ा था पोटेशियम, और यहाँ पे मैं जोड़ा ओ साइनो, ठीक है, पोटेशियम हेक्सा साइनो। और उसके बाद देखिए ये भी तो धनात्मक हो गया, और जब भी केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक हो, सॉरी धनात्मक ऋणात्मक, अगर केंद्रीय धातु परमाणु हमारा ऋणात्मक हो जाता है ना, तो इसके लिए फिर हम जोड़ देते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु यदि ऋणात्मक होता है तो दोस्त इसके लिए हम 8 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, 8। तो इसको बोलते हैं फेरेट, क्या बोलते हैं, फेरेट। और उसके बाद
इसके तुरंत बाद लिखेंगे रोमन नंबर। रोमन नंबर में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाली जाएगी, ध्यान दीजिएगा कैसे मैं निकाल रहा हूँ। एक का मैं निकाल के बता रहा हूँ, बाकी आप समझिएगा। देखिए पोटेशियम हमेशा क्या करता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है। तो इसकी संयोजकता हो जाती 1 और 1 गुणे हो जाएगा 3। जिसका निकालना होता केंद्रीय धातु परमाणु का निकालना ना, इसको मान लेते हैं यक्स। क्या मानते हैं, यक्स। और फिर प्लस देखिएगा इसका Cn, जैसे मान लीजिए इसको H के साथ जोड़िए तो HCN हो जाता है, इसमें H प्लस हो जाता है, Cn क्या हो जाता है माइनस। इसका मतलब इसकी संयोजकता -1 होती है। मैं यहाँ पे -1 और -1 अब मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा 6, ठीक है। अब बराबर कितना लिख देते हैं 0, ठीक है दोस्त, समझ में आया। अब चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा यक्स प्लस ये हो जाएगा -6, इतना सन इक्वल टू 0 है ना। तो यक्स बराबर उधर जाएगा तो हो जाएगा +6 और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -3, तो यक्स बराबर हो जाएगा 3, ठीक है, +3। अब इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से हमें आ गया +3। तो हमने लिखा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3। ये हो गया इसका IUPAC नाम, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, ऐसे पढ़ते हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। तो ये इस प्रकार से पहले का IUPAC नाम है। अब हम दूसरे का सॉल्व करते हैं। मैं हर का जो है इस प्रकार से आपको ऑक्सीकरण संख्या निकाल के दिखा सकता हूँ, मगर उसमें समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चन कवर करने हैं। तो सेकंड वाला जो हमारे पास आ गया है वो अभी क्वेश्चन आया है, उसको भी हम देखेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले तो इन्होंने बनाया है बड़ा ब्रैकेट और उसमें लिखा है AG। मैंने ये सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड सेलेक्टेड उठाए हैं, जो बोर्ड में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो बोर्ड सेलेक्टेड क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। तो इसमें आया है बड़े ब्रैकेट में AG, फिर छोटे ब्रैकेट में है NH3 और फिर छोटा ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ 6 लिखा है और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया है Cl3। ये संकुल प्रकार का यौगिक है। यहाँ मैं जो है, चलिए कौन से प्रकार का यौगिक है, संकुल। यहाँ पे दोस्त ठीक है, कोई बात नहीं, संकुल प्रकार का यौगिक है। तो इसका नाम कैसे हम लिखेंगे, इस बात को याद रखिएगा। इसके नाम को लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा यहाँ पे AG है, AG, यहाँ पे NH3 का हेक्सा लग गया है और उसके बाद यहाँ पे Cl3 लगा है। सबसे पहले अगर इस प्रकार के यौगिक आपके पास आता है तो ध्यान दीजिए कोष्टक के बाहर इधर कोई आयनिक मंडल नहीं है ना, और जब कोई आयनिक मंडल नहीं है तो सबसे पहले शुरू करते किससे, यहाँ से जो है हमारा लिगेंड से, और ये लिगेंड्स है हेक्साएमीन। क्या है, हेक्साएमीन, हेक्साएमीन हो गया। और उसके बाद जो है ये जो है हमारा सिल्वर है ना, जिसको हम AG कहते हैं, तो सिल्वर को लिखेंगे सिल्वर, सिल्वर। और उसके बाद जो है हेक्साएमीन सिल्वर हो गया, हेक्साएमीन लग गया, सिल्वर लग गया। उसके बाद फिर हम अगर कोई कोष्टक के बाहर हो वो भी इस साइड, तो उसको हम जो है किसके बाद लिखते हैं, उसे हम रोमन नंबर के बाद ही लिखते हैं। तो रोमन नंबर मैं यहाँ पे यहाँ रोमन नंबर मतलब होता है ऑक्सीकरण संख्या, जो रोमन नंबर में लिखी जाती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ऑक्सीकरण संख्या हम यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा निकालना है AG का, तो उसको यक्स मान लें। एमीन को अभी मैंने बताया आपका, एमीन का हमेशा दोस्त होता है 0, कितना होता है 0, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6, और इसका हो जाएगा प्लस, यहाँ -1 होता है, कितना होता है -1, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 = 0, वो छोटा हो गया है, देखते चलिए। x प्लस यहाँ हो जाएगा 0 का गुणा हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा है ना, और यहाँ हो जाएगा -3 = 0, तो x = हो जाएगा +3, कितना हो जाएगा +3। तो इसका निकल किस प्रकार से आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा +3, मतलब यहाँ पे 3 ठो लग जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या इसकी 3 हो जाएगी जो कि ब्रैकेट में लिख दी जाती है। और उसके बाद जो बचा, उसके बाद आ जाता है इसका नाम, तो इसको लिखते हैं सीधा सीधा, इसका नाम लिखते हैं क्लोराइड। क्या लिखते हैं, क्लोराइड,
तो इसका नाम हो गया हेक्साएमीन सिल्वर थर्ड क्लोराइड। इसका IUPAC नाम है हेक्साएमीन सिल्वर थर्ड क्लोराइड। किस प्रकार से हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाला उसको भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे 0 है, क्या है 0। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो कम से कम 5 तो कवर करके जाएं, 5 नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना दोस्त। तो 5वें में तीसरा जो हमारे पास आ रहा है निकल के क्वेश्चन, जो बोर्ड का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो मैं तीसरा आपको बता देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास चल कर आ रहा है, उसमें लिखा है इसने Ag, ये सेम क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन कुछ अलग है। NH3 है अंदर, इसका जो है ये छोटा ब्रैकेट है ना, और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। AgNH3 का यहाँ पे ट्वाइस लग गया है और कोष्टक के बाहर जो है Cl है। मैंने इस तक क्वेश्चन आपको अभी अभी समझाया, लेकिन फिर भी दूसरा क्वेश्चन निकल गया तो उसको भी समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, देखना है कि क्या इसके बाहर ब्रैकेट में कुछ है। जी नहीं, नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब हमने क्या करना है, अगर यहाँ पे कोई नहीं है यानी आयनिक मंडल नहीं है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि लिखना शुरू करेंगे लिगेंड से। कै बार है ये, 2 बार है, 2 बार एमीन है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डाईएमीन, डाईएमीन, ठीक है, डाईएमीन लिख दिया। और फिर डाईएमीन के बाद हमने क्या करना है, डाईएमीन के बाद हमें लिखना है इसका नाम, जो कि हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। और केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल जिसको कहते हैं आप, सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन जो भी आप कहते हो, केंद्रीय धातु परमाणु के लिए आप लिखोगे सिल्वर। सेम टू सेम वही है जो ऊपर था। देखिए इसमें भी हमने हेक्साएमीन लिखा था, डाईएमीन हो गया, यहाँ सिल्वर, यहाँ सिल्वर। अब इसके बाद इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा जैसे Ag का मान लेते हैं x प्लस, इस Ag का हमने x मान लिया, फिर यहाँ आ गए NH3 पर। NH3 का निकालने के लिए इस NH3 का कैसे निकाला गया, इसमें जो है आपको पता है कि NH3 का होता है 0, कितना होता है 0, और मल्टीप्लाई कितना यहाँ पे लिखा है 2 लिखा, तो 2 लिख देंगे, ये 2 है ना। उसके बाद प्लस कर देंगे और -1 कर देंगे, इज इक्वल टू कितना कर देंगे 0, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और एक बात समझ में आ गई तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये तो सब 0 हो जाएगा और x इज इक्वल टू हो जाएगा, x प्लस कर लीजिए -1 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा +1 ना। तो ये +1 निकल के आ गया। जब +1 आ गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब हमें करना ये है कि यहाँ पे हम करेंगे कोष्टक में 1, और फिर उसके बाद जो है ये जो है बचा है तो इसको लिख देंगे क्लोराइड। सेम टू सेम था, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा ही था, ठीक है। 3 हुआ। अब चौथा देखते हैं, चौथा IV। चौथा हमारे पास जो निकल के आ रहा क्वेश्चन वो कह रहा है कि काफ़ी जो है बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है और बड़े ब्रैकेट में कई सारी चीज़ें लिखी गई, जैसे एक तो लिखा गया है CO, फिर छोटे ब्रैकेट में है H2O, फिर जो है छोटे ब्रैकेट में है CN, फिर छोटे ब्रैकेट में है EN, और फिर इसका ट्वाइस लग गया है। फिर जो है ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, और जब ब्रैकेट क्लोज किया है तो इसके ऊपर 2 धन आयन लगा दिया। ये ऐसे क्वेश्चन को अक्सर देख के बच्चे डर जाते हैं, पर डरना नहीं है, जब हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट ABCD तो आपने पढ़ी होगी, और जब आप ABCD पढ़ते तो आपको ये भी पता होगा कि सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने बस कुछ करना नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको लगाना है। जैसे देखिए, इसको बोलते हैं, जल को बोलते हैं एक्वा, क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। इसको बोलते हैं साइनो, इसको बोलते हैं EN होता है एथिलीन डाईएमीन। क्या होता है इसका नाम, एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। इसमें पहले से ही डाई लगा, और जब डाई के ऊपर 2 लग जाए ना तो उसको विष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विष।
तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करो कि देखो कि कितने लिगेंड्स, इस तो केंद्रीय धातु परमाणु हो गया CO। CO जब केंद्रीय धातु परमाणु हो जाता तो बचा ये और ये तीनों यहाँ पे क्या है, लिगेंड्स का काम कर रहे हैं। और जब तीनों लिगेंड्स का काम कर रहे हैं ना, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है। तो लिगेंड्स में भी किस लिगेंड्स का नाम लिखना है, उस लिगेंड्स का नाम लिखना है जो ABCD में पहले एक्वा A शुरू होता है, साइनो C शुरू होता है और एथिलीन E शुरू होता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले एक्वा लिखेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं, हम लिखते हैं एक्वा। उसके बाद क्या है, कामा, साइनो है, साइनो। उसके बाद एक्वा हो गया, साइनो हो गया, और उसके बाद जो है बचा कौन, विष लिखते हैं। और ये जो है ना, इस थोड़ा सा कोष्टक में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एथिलीन डाई एमीन, छोटे से कोष्टक में एथिलीन डाई एमीन, ठीक है। यहाँ से मैं कोष्टक बंद कर देता हूँ, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, इसको मत देखिएगा। एथिलीन डाई एमीन हो गया। अब उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, एथिलीन डाई एमीन के बाद कोबाल्ट। अब आगे केंद्रीय धातु परमाणु पर, इस पर कोबाल्ट। अब करते हैं इसका क्या, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। देखना जरा, ये जो होता है एक्वा का 0 होता है, साइनो का भी हमने आपको बताया -1 होता है, एथिलीन डाइएमीन का भी 0 होता है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में जब ये सब 0 हो गए तो आपको कैसे निकालना है, इसको तो कोबाल्ट को मान लेना है x, क्या मानना है, x। यहाँ पे आपने इसको x मान लिया, प्लस इसका तो हो गया 0, यहाँ लिख देते हैं 0, प्लस इसका हो गया -1 और इसका भी हो गया +0 इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे +2। देखना जो आयन लगता है ना, अब तक हम बराबर को उधर 0 लगा रहे थे, लेकिन जब ऊपर पहले अब स्पष्ट 2 आयन दे दिया है तो इसका मतलब ये है कि उधर क्या हो जाएगा, वो आयन लग जाएगा। अब क्या करेंगे, x प्लस यहाँ हो जाएगा -1 और इज इक्वल टू हो जाएगा +2 और इसको उधर भेज देंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +2 एंड +1 इज इक्वल टू +3। x इज इक्वल टू कितना आ गया, +3 आ गया। तो अब यहाँ पे कोबाल्ट, और कोबाल्ट लग गया था ना। कोबाल्ट के बाद क्या करना है, हमने लिखना है छोटे ब्रैकेट में 1 2 3 आयन, ठीक है। ये हो गया इसका IUPAC नाम, एक्वा साइनोविस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। कोबाल्ट थर्ड आप चाहे तो लास्ट में आयन भी लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि ये जो है ना आयनिक संरचना थी, यहाँ पे आयन लगा हुआ था पहले से ही, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, सेकेंड आयन। कोई दिक्कत दोस्त, आए चल एक और लास्ट करते हैं। समझने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, आपको कैसी लग रही हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसके ऊपर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम बोर्ड सेलेक्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि बोर्ड में लगभग कई साल पूछे गए हैं, और ये थोड़ा हार्ड भी थे, इस कारण से आपको बताना और भी ज़रूरी था। हार्ड एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बड़े ब्रैकेट में है CO कोबाल्ट है, और उसके बाद यहाँ पे है Br2, और फिर छोटे ब्रैकेट में है एथिलीन डाइएमीन, यहाँ ट्वाइस लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे एक आयन लगा दी। ऐसे क्वेश्चन को करने से लिए आपको मैंने समझाया है कि देखिएगा सबसे पहले क्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु ये है, ये लिगेंड्स है और ये भी लिगेंड्स है, और ये B है और ये E है, ये ब्रोमीन है और ये क्या है, E है। तो सबसे पहले तो ब्रोमीन है, ये नेगेटिवली चार्ज है ना, नेगेटिवली चार्ज होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, कै बार है, 2 बार है, तो लिखेंगे डाई ब्रोमाइडो, क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमाइडो। अभी मैंने समझा कि एथिलीन डाइएमीन में पहले से ही डाई लगा हुआ है, ये 2 बार फिर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे विष का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं विष। फिर मैंने समझाया कोष्टक में लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन, क्या लिखेंगे, एथिलीन डाइएमीन, इसको नहीं देखेंगे, ये अलग है, एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, एथिलीन डाइएमीन हो गया। अब उसके बाद जो है क्या करेंगे, एथिलीन डाइएमीन के बाद हमको क्या करना है, लिखना है कोबाल्ट, केंद्रीय धातु परमाणु लिख रहे हैं ये वाला कोबाल्ट। अब लिखना है हमें
ब्रैकेट में क्या, रोमन नंबर। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ब्रोमीन को आप जानते ही हैं कि ये -1 चार्ज होता है और ये जो हमेशा जीरो होगा। तो जब ये -1 चार्ज होगा, जीरो होगा, तो कैसे, और यहाँ पे प्लस चार्ज पहले से ही लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने करना क्या है, कोबाल्ट है ना, CO कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको मान लेना है कोबाल्ट को X प्लस ब्रोमीन है, ब्रोमीन का देखिएगा -1 होता है, लेकिन यहाँ ब्रोमीन 2 है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, प्लस इसका हो गया 0, इसका 0 हो गया, और 0 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पहले से ही +1 है, बराबर 1 लगा देंगे, +1 जो भी कहिए। अब हो जाएगा X प्लस, यहाँ हो जाएगा -2, और ये सब मिला के 0 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा +1, ठीक है। अब x इज इक्वल टू, ये जो -2 उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +2 एंड +1 इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। समझ में आया दोस्त, किस प्रकार से हमने जो है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात की है। अब यहाँ पर हो गया 1 2 3, और आप लास्ट में लिख सकते हो आयन, क्या लिख सकते हो, आयन। तो आज ये चार ही हुए, 1 2 3 4, और ये जो लास्ट वाला है ये हो गया 5। आज मैंने 5 IUPAC आपको बताए हैं। उपसहसंयोजी यौगिकों की 5 IUPAC नाम बताने से मेरी छोटी सी कोशिश, छोटा सा प्रयास रहा कि आपको बेहतर समझा सकूं, और उम्मीद करता हूं कि जो लोग, पहली बात तो आपसे कहनी है कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है दोस्त। वीडियो को पूरा देखने से फ़ायदा ये होता है, आप थोड़ी सी वीडियो को प्ले करते हो, उसके बाद स्किप कर देते हो, ये सब अच्छी बात नहीं है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब जो है आपको कई सारी बातें होती हैं जो वीडियो के प्रारंभ में नहीं बल्कि बीच में या अंत में छिपी होती हैं। इस कारण से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए, और वीडियो को शेयर भी किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लोग लिखना चाहते हैं वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, क्योंकि बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आजकल वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बोर्ड परीक्षाएँ नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है कि सारी वीडियो जो है बोर्ड पर ही आएंगी। और साथ ही साथ जो है केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्पेशलिटी है मेरी, और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके भी बनाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।